हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो ये अटल सीटी का मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन वाला वीडियो है। तो जैसे कि देख सकते हो आप लोग मॉक टेस्ट 5। तो चलिए फटाफट मॉक पे जाते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको ओवरव्यू कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि रिक्वेस्ट के साथ साथ हम लोग पहले कार्ड वाला पजल हो, स्पैड वाले हो वाले करेंगे। फिर फैमिली ट्री में बनाया हूँ, मतलब फैमिली ट्री बना के नहीं दिया था, इसलिए मैं सोचा इसका बना के पजल दे दूँ। इनपुट आउटपुट करेंगे हम लोग। सिलेक्शन पजल है एक ऑफर वाला, वो करेंगे। क्वेश्चंस कौन कौन से रहेंगे, उस रॉन्ग है उसके ऊपर बात करूंगा। और एक और सिलेक्शन पजल है कंट्रीज के रिलेटेड, उस पर भी मैं बात करूंगा। बाकी ऑल सब नॉर्मल रहेगा और हम लोग सारे क्वेश्चंस को फटफट स्किम करेंगे, हर एक का सॉल्यूशन देख लेंगे। और कितने सारे का सॉल्यूशन ऑलरेडी सीईटी प्रोवाइड किया है, जो कि मुझे नेसेसरी नहीं लगता था, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं किया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मैं बता दूं कि सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा कार्ड वाला था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस थोड़ा हाफ है, मतलब जहाँ से ये सीईटी ने कॉपी किया है वहाँ पर ये लोगों ने फोर्थ पॉइंट डालना ही भूल गए। कि जैसे कि डी के पास ना हैज़ अ जैक ऑफ क्लब एक पॉइंट है, जो कि ये लोग ने नहीं डाला है, तो उसकी वजह से ये क्वेश्चन इनसफिशियंट है और हो नहीं पा रहा था। तो अगर मैं आप लोग को बताऊं, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है उस पर बात कर लेते हैं। जैसे इसमें दिया है कि चार लोग हैं, चारों के पास कार्ड है, मतलब हर एक के पास हर एक टाइप का की, मतलब किंग है, उसके पास एस है, क्वीन है और जैक है। मतलब सबके पास ये चारों हैं, फेस ऑफ कार्ड इन्हें कहते हैं। और ये हर एक मतलब है, किसी के पास स्पेड का एस होगा, किसी के पास हार्ट का एस होगा, किसी के पास क्लब का एस होगा, किसी के पास डायमंड का एस होगा। तो ऐसे सब है। तो हम लोग क्या है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको डिवाइड कर लेंगे। मतलब इसको करने के और भी हैं, पर इसको सिंपल वे में लिखना है। तो मैं क्या काम करूँगा कि ये सब जो दिए हैं, मतलब नेम्स, हार्ट क्वीन वाले ये वाले और स्पेड्स क्लब ये वाले, ये सबको हम लोग रख के ना सबको फिर फिलिंग करेंगे बॉक्स को, जो कि ईजी पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ले लेते, मान लो ये एस है, ठीक है, ये किंग है और क्वीन है और ये जैक है। ये स्पेड ले लेते हैं, इसको हार्ट ले लेते हैं, हाँ, इसको क्लब ले लेते हैं और इसको डायमंड ले लेते हैं। अब ये बॉक्स बन गया इसे, ठीक है। अब इसमें मुझे सिर्फ क्या करना है, फीलिंग करना है सब कुछ। कि आई होप अच्छा ही बना है, मतलब उतना ख़राब तो नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया मैं वो आप लोग को बता दूं। जैसे बोला है कि ए हैज़ अ एस ऑफ स्पेड, तो ए के पास ना एस ऑफ स्पेड है, मतलब ए के पास कैसा है, ये दिया गया है, एस ऑफ स्पेड है, तो आप लोग ए को ऐसा लिख दो, ठीक है। फिर क्या बोला है, और क्वीन ऑफ डायमंड्स है, तो क्वीन ऑफ डायमंड है, तो ए को ये भी है, ठीक है, क्वीन ऑफ डायमंड, ओके। फिर इसके बाद क्या क्या है, बी हैज़ अ एस ऑफ क्लब, बी के पास एस ऑफ क्लब है, तो बी के पास एस ऑफ क्लब। और हैज़ अ किंग ऑफ डायमंड, तो किंग ऑफ डायमंड भी बी के पास है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब क्या बोला है, सी के पास हैज़ अ क्वीन ऑफ क्लब, सी के पास क्वीन ऑफ क्लब है और सी के पास किंग ऑफ स्पेड है, किंग ऑफ स्पेड सी के पास है। अब ये हो गया। अब एक लास्ट फीलिंग, जो कि मैं ऑलरेडी बोला था, ये नहीं दिया गया क्वेश्चन में, तो ये रहना ही चाहिए था कि डी एज अ जैक ऑफ क्लब। तो ये नॉर्मल दिया है कि डी के पास जैक ऑफ क्लब है, अगर डी के पास ये है। तो अब इसका ट्रिक देख लो क्या है गाइस। सी, यहाँ पर हम लोग ने इसको इस प्रकार इसको अरेंज करके रखा है कि इसको आप लोग रो वाइज या कॉलम वाइज लोगे, ए बी सी डी चारों आने चाहिए। जैसे अगर इसमें ए सी है ना, तो यहाँ पर बी और डी बच गया, इधर ए बी है तो इधर सी डी बच गया, इधर बी सी डी हो गया, तो कौन सा इसमें नहीं है, तो इस कॉलम में ए नहीं है तो ए हम लोग फिल कर लेंगे। तो ये डायरेक्ट फिल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग और चीज़ें कैसे फिल कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ध्यान देंगे, तो जैसे ये हो गया। अब जैसे ये वाला रो ले लो, ये वाले में भी जैसे ए बी सी है, तो इधर डी नहीं है, तो ये एक डी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, ये हो गया फिल पूरा, ठीक है। अब इसमें या तो क्या आना था, बी या तो डी आना था। सी डी यहाँ नहीं आ सकता कि डी डी ऑलरेडी इधर है। तो लेट मी वेट, जस्ट मुझे पेन चेंज करने दो, ओके। तो डी अगर ऑलरेडी यहाँ है, तो मुझे बी डी बैठाना था, तो या तो बी डी होता है या तो इधर बी डी होता है। तो डी इधर डी तो नहीं आ सकता, तो बचा क्या, बी है, तो यहाँ क्या बचा हुआ, डी गया। ये आप लोग को सच कहूँ तो ये सुडोकू के गेम जैसा ही थोड़ा फॉलो अप करता है, जहाँ पर 1 to 9 नंबर रखना रहता है।
तो इसको ऐसा फिल कर देंगे। अब इसमें ए डी सी हो गया, तो इसमें क्या बच गया, बी बच गया। ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो हमें ए सी भरना है, ए सी हो सकता है, इधर ए सी भरना है, लेकिन ए नहीं भर सकते क्योंकि ए ऑलरेडी दिया है, तो इधर से आ जाए, सी आ जाएगा और इधर ए आ जाएगा। अब यहाँ ए बी डी है तो यहाँ क्या नहीं है, सी नहीं है, इधर ए बी सी है, ए बी सी है, तो इधर क्या बच गया, डी बच गया। तो ये इसे हम लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप ये दिख रहा होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं इसके फटफट। तो जैसे कि डी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विथ हिम, पहला वाला तो ऐसे क्वेश्चन भी गलत है, डी क्योंकि इसमें कुछ मैच नहीं होगा, तो ये वाला क्वेश्चन को स्किप करो। ओके, हाँ, अगर आप लोग को इनका आंसर देखना है तो ये लोग ने खुद से, हाँ सी, यहाँ पर ये लोग एज्यूम कर लिए कि डी के पास किंग ऑफ हार्ट था, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। फिर उसके बाद वो लोगों ने किया, जो कि गलत है। क्वेश्चन में ये पॉइंट उन लोगों ने ऐड नहीं किया था, उसकी वजह से बन नहीं रहा था। उसको बनने के बाद ये ऐसे ईजिली बन जाएगा। और आप लोग देख सकते हो इनका ये सॉल्यूशन है, और देखोगे तो पूरा आंसर फिर उसके बाद मैच होने पर, जैसे जैक ऑफ हार्ट किसके पास है, तो जैक ऑफ हार्ट किसके पास है, ए के पास है, तो इसका आंसर ए होगा, सी गाइस। फिर उसके बाद क्वीन ऑफ स्पेड किसके पास है, क्वीन ऑफ स्पेड किसके पास है, डी के पास है, तो आंसर इसका क्या हो गया, डी हो गया, देख लो। फिर उसके बाद एस ऑफ डायमंड किसके पास है, एस ऑफ डायमंड, देखो एस और इधर डायमंड, तो ये किसके पास है, डी के पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद सी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग विथ हिम, सी के पास इसमें से क्या है, एस ऑफ हार्ट है क्या सी के पास, नहीं। जैक ऑफ स्पेड है क्या किंग सी के पास, जैक ऑफ स्पेड नहीं, जैक ऑफ स्पेड नहीं। किंग ऑफ हार्ट है क्या उसके पास, किंग ऑफ हार्ट नहीं। क्वीन ऑफ स्पेड है क्या उसके पास, क्वीन ऑफ स्पेड नहीं। तो नन ऑफ दिस है क्या। ओके, आंसर अगर एस ऑफ हार्ट दिया है तो एस ऑफ, ओके ओके, हाँ सी, एवरीवन आंसर यहाँ दिया है, मैंने मतलब देख नहीं पाया। एस ऑफ हार्ट किसके पास है, सी के पास है। यहाँ पर साफ साफ इस टेबल से आप लोग सारे क्वेश्चंस को मैच करा सकते हो, जो कि दिया है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सब लोग स्क्रीन पे देख रहे होगे। ठीक है, हमारा ये एक फैमिली ट्री डायग्राम था, इसका ऑलरेडी मैंने बना के रख दिया था। ठीक है, ताकि टाइम ना जाए, क्योंकि इसमें कुछ बताने जैसा था नहीं। ऑलरेडी वो लोग ने दिए कि रोम कैसे हैं, मतलब 3 जनरेशन है, फिर कैसे हुआ है। इसमें ध्यान देना कि तन्मय का जेंडर डिफाइन नहीं किया है, तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो कैन नॉट बी डिटरमाइन आएगा आंसर। ठीक है, अगर इससे फिर उसके बाद क्वेश्चन अगर चाहिए तो मैच करा लो। ये लोग ने ट्री डायग्राम नहीं बनाया, पर इस प्रकार से सॉल्यूशन दिया है। मेरा एग्जाम में भी राइट था और यहाँ पर भी राइट है, तो देख सकते हो। जिसको फैमिली ट्री देखना है वो लोग इसको रिफर करके आंसर मैच करा सकते हो। इससे रिलेटेड मेरे को नहीं लगता कुछ इसमें डाउट होगा। सी, अब इसमें मैं बस क्वेश्चंस को बता देता हूँ कैसे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर, ये तो आपको साफ साफ वहाँ से देख के मिल जाएगा मेरे फैमिली ट्री को, अगर आप लोग देखोगे। फिर हाउ मेनी लेडीज आर देयर इन द फैमिली, सी इसमें पूछा लेडीज कितनी है, तो 1 2 3, हमें यहाँ पर साफ साफ 3 लेडीज दिख रही, तो इसका आंसर हम लोग बता सकते 3 है। अगर मेल के बारे में पूछता तो हम लोग नहीं बता पाते। उसके बाद पूछा है विच कलर इज लाइक बाय सी है, तो ग्रीन है, तो उसको तो ठीक है, इजिली हो जाएगा। फिर पूछा व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सुनीता, सी सुनीता का प्रोफेशन नहीं दिया था, तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे, वो लोग जियोलॉजिस्ट मार्क कर देंगे। बट मैं बताऊं कि जियोलॉजिस्ट हम लोग मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सुनीता का प्रोफेशन के बारे में जिक्र ही नहीं किया गया पूरे स्टेटमेंट और पूरे पैसेज में। तो आप लोग कैसे कह सकते हो, अगर जियोलॉजिस्ट नहीं दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो जियोलॉजिस्ट ही होगी। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो आप लोग इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन मार्क करोगे। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोफेशन दिया नहीं है। भले ही जियोलॉजिस्ट कोई एक नया प्रोफेशन है जो किसी के साथ नहीं है, तो मैं भी लोग आप लोग एज्यूम कर सकते हैं लोग कि क्या पता जियोलॉजिस्ट किसी ने नहीं लिया है, तो जियोलॉजिस्ट क्या पता सुनीता का ही होगा, तो ऐसा। ठीक है, नाउ वी विल कम टू इनपुट आउटपुट। मैंने इनपुट आउटपुट के लिए एक पेज रखा है ताकि बड़ा अगर रहे तो हो जाए। सी इजी है, मैं एक लाइन कर देता हूँ, बट मेरे ख्याल से ईजिली है, मतलब इसमें ज़्यादा बताने के लिए नहीं। सी जैसे कि इनपुट क्या दिया है, सी ये इनपुट ले लेते हैं। क्या बोला है, मेटल, मेटल 54, टाइटल टी लिखता हूँ मैं 97, 25 विजन का वी, ठीक है, क्विस्ट का क्यू 68, एफ 39, बी 81, सी। अब इस स्टेप इसमें कैसे जाने वाला है, इसमें आप लोग को ना एक बार मतलब लास्ट लेटर लेना है, मतलब जैसे ए बी सी स्टार्टिंग लेटर होता है, तो एकदम लास्ट अल्फ़ाबेटिकल लेना है और एकदम स्मॉल नंबर लेना है। ठीक है, उसको अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले इसमें आप लोग को हाईएस्ट लेटर कौन सा दिखता है, टी, टी से भी बड़ा वी होता है, तो सबसे पहले मैं क्या ले लूँगा, वी, वी फॉर विजन, याद रखना। फिर उसके बाद मैं सब कुछ सेम लिखूंगा, और इस साइड भी अरेंज करना है हम लोग को, दोनों साइड। तो इस साइड क्या आ जाएगा, मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो वी हो गया। फिर मैं उसको सेम सेम मेटल 54, ये टी का टील, ये 97, 25 मैं नहीं लूँगा क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर है, इसलिए मैं उसको लास्ट में लूँगा। वी हम लोग ऑलरेडी ले लिए, तो बचा क्यू 68, एफ 39, बी
81 और ये जो 25 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कैच क्या है, अब आपको स्टेप 2 में ना वही फॉलो नहीं करना है। अब स्टेप 2 में ऐसा है कि आपको अगेन स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। तो 25 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो आप लोग देखोगे 39 होता है, ठीक है। इसको मैं पकड़ लेता हूँ कि 39 है। और सबसे हाईएस्ट लेटर इसमें क्या है, वी के बाद क्या आता है आपके पास, ट्विस्ट आता है। वी के बाद क्यू आता है ना, तो क्यू ले लेते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, लेटर को यहाँ अरेंज नहीं करना है, सबसे पहले स्मॉल नंबर को लेना है। तो ये 39 इधर आ जाएगा, ठीक है, ये 39 इधर आ जाएगा। बाकी ये सेम जाएगा M54T97। अब ये जो क्यू है वो लास्ट में चले जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों साइड से इंटरचेंज कर रहे हैं और नंबर को अरेंज कर रहे हैं। तो B81 25 और इसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ये ऐसे पूरा स्टेप अब फॉलो होने वाला है। मतलब सबसे पहले आपको हाईएस्ट लेटर और स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, पहले एक साइड रखना है, फिर उसको इंटरचेंज करके रखना है, फिर उसको इंटरचेंज करके रखना है। तो अब इसके ऊपर मैं फटाक से क्वेश्चंस का भी थोड़ा बता दूं कि इनका स्टार्ट कैसे होगा। तो जैसे कि ये क्वेश्चन देख लो, इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया है। तो मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें इनपुट क्या दिया था। मान लो इसमें इनपुट दिया है 63 45, फॉल्ट का एफ लिख रहा हूँ, हाँ 13, कॉज का सी, इम्प्रीजन का आई, 76 51, टिल, हैंग, 27, डेथ। अब मैंने सबसे पहले क्या बोला था, पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम लोग हाईएस्ट लेटर देखेंगे। हाईएस्ट लेटर कौन सा हो सकता है, एफ, सी नहीं, आई नहीं, टी। सबसे हाईएस्ट क्या है, टी है। तो हम लोग क्या लेंगे, टिल, टी फॉर टिल, याद रखना। और स्मॉलेस्ट लेटर एकदम क्या है सबसे, तो मेरे ख्याल से 13 है। तो हम लोग क्या लेंगे, 13 यहाँ लास्ट में ले लेंगे। और उसके बाद सेम टू सेम अरेंज कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये 63, ये 45, ये एफ, ये सी 13 ले चुका हूँ, आई 76, 51, टी भी हो गया, एच 27, डी। अब क्या लेना है मुझे, वापस हाईएस्ट लेटर लेना है। तो टी के बाद हाईएस्ट लेटर कौन सा आता है हमारा, तो टी के बाद हमारा आ जाएगा आई, इंप्रेशन आ जाएगा आई, हाँ। और स्मॉलेस्ट लेटर 13 के बाद क्या है, 30 के बाद आई थिंक 27 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, लेटर को नहीं लूँगा, नंबर को लूँगा। तो मेरा सेकंड स्टेप में सबसे पहले क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, और सब सेम सेम उतारूंगा। और जो हाईएस्ट लेटर है वो लास्ट में चले जाएगा, मतलब आई इधर आ जाएगा। तो ये 45 हो गया, मैं एफ ले लिया, सी ले लिया, आई हम लोग ले चुके हैं 76 51, एच 27 ऑलरेडी ले लिए, डी हो गया, और ये 13 हो गया, और ये आई इधर आ गया, ठीक है। ऐसे हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हाईएस्ट लेटर आई हो गया, आई के बाद और क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा एच होगा। और स्मॉलेस्ट लेटर 13 27 के बाद क्या हो सकता है, 45 हो सकता है। तो मैं 45 को लास्ट में ले लूँगा सबसे पहले, और ये एच को पहले ले लूँगा, ठीक है। ये मेरा स्टेप 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही देखोगे आप लोग, पूरा फॉलो हुआ है। आई होप इतना क्लियर होगा, मैंने बहुत क्लियर वे में बता दिया है। तो आई होप दिस विल क्लियर योर इनपुट आउटपुट वाला डाउट कि कैसे करना है। इसके आगे 3 4 5 आप लोग ऐसे अरेंज करते जाओ, बहुत ईजिली है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी आप लोग देख सकते हो, ओके। तो ये पहला हो गया, और ये दूसरा, ये तीसरा हो गया हमारा, ये चौथा, और ये आ गया नेक्स्ट। ये क्या है, ओके, डिफरेंट फ्लोर्स वाले हैं। इसमें ऑलरेडी इन लोगों ने अच्छा सॉल्यूशन दिया है, तो मैंने मेहनत नहीं की इसके ऊपर। तो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि ये पूरा पजल है, आप लोग देख लो एक बार, ठीक है। और इसके बाद फिर इसको कैसे उन लोगों ने सॉल्यूशन भी दिया उसका, ठीक है। 6 भी पूरा 6 फ्लोर का विद गाड़ी के साथ दिया है। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा, हु ओन्स द पर्सन ओन सिटी, ठीक है। व्हाट इज द कार ओन बाय मिस्टर ईश्वर। फिर 5th फ्लोर पे किसका पार्किंग स्पेस है, ठीक है। और फिर इसके बाद ये हो गया। अब ये आ जाता है सिलेक्शन वाला पजल। तो ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस पजल वाला, सिलेक्शन वाला पजल। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारा है। तो इसमें दिया है कि कैसे इसको, ऑफर वाला ये है पजल, बहुत लोगों को ये जानना था। तो जैसे इसमें मैं आप लोग को पहले ही मेरे अपने सॉल्यूशन वीडियो में बताया आया हूँ कि कैसे मैं पजल, सिलेक्शन पजल को कैसे मैं अटैक करता हूँ, मेरा अप्रोच क्या रहता है उसमें। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लेना। मैं बता दूं कि इसमें भी हमें वही करना है। बस हमें जानना है कि पहले मैं रूल्स लिख लूँगा कि वन हु ऑफर ए हैड टू ऑफर बी। अगर किसी ने ए को लिया तो बी को लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। और वन हु ऑफर सी और डी कुल नॉट ऑफर। अगर आप सी या डी को लेते हो तो आप लोग एफ को नहीं ले सकते, मतलब सी को लोगे तो भी एफ नहीं ले सकते हो, डी को अगर सेलेक्ट करोगे फिर भी एफ नहीं ले सकते आप लोग, ठीक है। और वन हु ऑफर ए कुल नॉट ऑफर ई, ठीक है। सेकंड वाला भी मैं भूल गया था। तो अगर जो ए को लेगा उसको ई नहीं लेना, मतलब अगर आप लोग ए को लोगे तो इसके साथ ई हम लोग नहीं ले सकते। अब इसमें सबका दिया स्कोर। अब चलिए क्वेश्चंस पे डायरेक्ट अटैक करते हैं हम लोग, ठीक है।
क्योंकि इसको क्वेश्चंस के साथ ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्यूशन अगर आप लोग को नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, बस थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। तो जैसे हाउ मेनी कैंडिडेट्स कंबाइंड सी विद डी, मतलब सी और डी ऑलरेडी है। तो इनके साथ हम लोग को 3 का ही बनाना है, मतलब तीसरा और कौन सा बंदा आ सकता है इसमें। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सी डी है तो मैं एफ नहीं ले सकता, ए बी सी डी ई एफ। अगर सी डी है तो एफ नहीं ले सकता मैं, ठीक है। अगर मैं ए लूंगा तो मुझे बी को भी लेना पड़ेगा, तो 4 लोग हो जाएंगे, लेकिन मुझे कितने चाहिए, 3 लोग ही चाहिए। तो मैं क्या बचा हुआ एक क्या सिर्फ बचा है कि मैं उसको ले सकता हूँ, तो मतलब मैं सिर्फ ई को ले सकता हूँ। और ई का आप लोग देख सकते हो कितना है, 70 है। तो ऐसे आपको इसको अप्रोच करना है कि ठीक है। तो ई का कितना आ जाएगा, 70 आएगा, तो इसका आंसर हम लोग क्या मार्क कर देंगे, डी। आप लोग समझे ना, सी डी है तो उसके साथ सिर्फ कौन से पॉसिबल वाला बंदा आ सकता था, तो सिर्फ ई था जो कि आ सकता था, क्योंकि अगर मैं ई को लूंगा तो ए को नहीं लूंगा, पहली बात। अगर लेकिन अगर ए को लेता तो मुझे बी को लेना पड़ता, तो वैसा प्रॉब्लम होता इसलिए। ठीक है, ओनली 3 हैड टू सेलेक्ट करना है हम लोग को, याद रखना सब लोग। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँ तो हाउ मेनी कैंडिडेट्स ऑफर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब कितने कैंडिडेट्स है ये वाला लोगों को डाउट हो सकता है, तो मैं बता दूं इसका इन लोगों ने कैसे किया है। ये बहुत इजी है, आप लोग को बस ध्यान देना है कि ए बी सी के साथ कोई एक बंदा जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे अब मैं इसमें किसी और को तो नहीं ले सकता, ए को लिया हूँ, ई को नहीं ले सकता, सी लिया हूँ तो मैं एफ नहीं ले सकता, पहली बात, ठीक है। और 3 लोग का सिलेक्शन बनाना है तो 3 लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो इसमें से अगर आप देखोगे तो ए के 70 हैं, 70 कैंडिडेट्स के पास है, बी के पास 70 कैंडिडेट्स है और सी के पास 90 कैंडिडेट्स है। तो ये जो तीसरा बंदा वो कितना ऑफर कैंडिडेट एक्स्ट्रा कर सकता है, तो सिर्फ 20 कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा ऑफर कर सकता है। तो इसका आंसर इसलिए हम लोग 20 मार्क करेंगे, जो कि बी है। अब वापस ये फर्स्ट वाले की तरह है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स ऑफर्ड बी विथ एफ, बी एफ के साथ कौन सकता है। अगर मैं एफ लिया हूँ तो सी और डी मेरे नहीं हो सकते हैं, एज अ रूल नंबर 2 बोलता है। मैं बी को लिया हूँ तो मुझे ए को ही लेना पड़ेगा, याद है ना आप लोग को, रूल नंबर 1 कहता है अगर बी है तो ए लोग को लेना पड़ेगा, ए है तो बी को लेना पड़ेगा। तो मतलब कौन है वो, ए है। तो ए के पास कितना है, 70 है पूरे। और ए बी और एफ के पास कितने हैं पूरे, अगर मैं देखूँ तो 35 एफ के पास है। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या मार्क करेंगे, 35, क्योंकि मिनिमम नंबर कितना वो ऑफर कर पा रहा है कैंडिडेट्स, अदर देन दैट तो 35 है। तो इसके बाद हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन ऑल अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, हाउ मेनी कैंडिडेट्स इन ऑल अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब कितने लोग अपीयर हो सकते हैं, मतलब मुझे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बताने हैं। यहाँ पर वो लोगों ने सॉल्यूशन दिया है, मतलब अगर आप लोग देख के पढ़ लोगे तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा धीरज रखिए और हम लोग टोटल कैंडिडेट्स की ईजिली बात कर लेंगे। मतलब सॉल्यूशन भी अच्छा ही दिया है, तो मैं भी इसी प्रकार ही कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग को पता है कि कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, ए बी सी और ए बी डी, ए बी एफ और सी डी ई कैसे है। अगर आप लोग इसमें देखोगे तो सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ए के साथ बी, ए के साथ बी, ए के साथ बी जाना चाहिए। एक बार सी ले लिया तो एफ ई नहीं आने वाला है, एक बार डी ले लिया तो सी ई नहीं आने वाला है, एक बार एफ ले लिया तो सी डी दोनों नहीं आएगा। और मैं एक बार सी डी ले लिया तो मैं कौन नहीं ले सकता, एफ को नहीं ले सकता। और उसके बाद मैं ए को नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि अगर ए को लूंगा तो बी भी आ जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, ई, ई को लूंगा तो ए तो ऐसे ही नहीं आ सकता, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सी डी ई का ही एक कॉम्बिनेशन बच जाएगा। जैसे मैं पिछले सब में बताया था कि कैसे है, जैसे कि ये सी डी ई में ई कितना दे रहा है, 70 दे रहा है, ठीक है, ये हो गया। और फिर इसके बाद ये सी डी का एक हो गया, अब बचा ये तीनों का ना। तो हम लोग अगर देखेंगे ए बी सी और ए बी एफ में तो बी कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें ए बी सी में 85 है, कौन सा सबसे पहले ले रहे हैं, मान लो ए बी एफ है, तो ए बी एफ और किसकी बात किया है, ए बी डी और सी डी ई, ए बी डी और सी डी ई की बात किया है, तो इसमें डी कॉमन है, तो हम लोग को ये वाला नंबर माइनस करना पड़ेगा। तो ई के पास 70 है, पता था, डी के पास कितना है, 85 है, तो 85 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। वैसे हम लोग अगर देखेंगे तो सी डी और ए बी सी में भी वही होगा, और फिर उसके बाद 20 आ जाएगा, और ऐसे मतलब और भी रिमेनिंग है। तो एट द एंड अगर हम लोग देखेंगे तो 70, 15, फिर उसके बाद 35 और 20 टोटल अगर करेंगे तो टोटल कैंडिडेट्स कितने आएंगे, 140 आएंगे। आई होप आप लोग को पता होगा कि हम लोग लास्ट नंबर का कैंडिडेट ले, जैसे एफ के पास 35 था, ई के पास 70 है, ठीक है। इसका 15 इसलिए आ रहा है क्योंकि 2 नंबर कॉमन है, तो ये दोनों का लास्ट वाले कैंडिडेट्स का टोटल लेने के बाद हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोग को एग्जैक्ट कैंडिडेट्स ऑफर्ड मिलेंगे।
तो बस इसका ध्यान रखना है आप लोग को। और इसके बाद मेरे ख्याल से ये कॉम्बिनेशन परमिटेड हम लोग पहले निकालिए कि 4 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा कि टोटल पॉसिबल केसेस जो हैं वो सिर्फ 4 हैं। इसके बाद मैं सॉल्यूशन वाला पार्ट हाइड करता हूँ ना। इसके बाद ईजिली है, इसके बाद शायद मुझे लास्ट का आई थिंक एक सिलेक्शन पजल और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग्स के बारे में डिस्कस करना रहेगा। तो ये जैसे क्वेश्चन 25 हो गया, ठीक है। ये कोडिंग डिकोडिंग वाला है, आप लोग खुद से कर लेना क्योंकि ये लोग तो बहुत बड़ा बना के रखे हैं। इसमें ये लोगों ने थोड़ा साइन में कंफ्यूजन किया जिसका मैंने भी फिर सॉल्व नहीं किया। 26 हो गया ये 27 हो गया, ठीक है। अब 28 का मैंने इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये दिया ही गलत है। सी ये वाला p प्लस आर प्लस एस दिया है ना, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि p डिवाइड बाय आर है, बट यहाँ पर p डिवाइड बाय आर था ही नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये मेरे को हुआ नहीं करने के लिए। उसके बाद इसमें भी इन लोगों ने यहाँ पर p प्लस आर प्लस क्यू दिया है, लेकिन जो ये लोग ने जब सॉल्व कर रहे थे तो इसको p प्लस आर डिवाइड बाय क्यू समझा है, जो कि अगेन इट्स अ रॉन्ग। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है उनकी तरफ से। ओके, सिलेक्शन वाला एक लास्ट और बता दूंगा तो मेरे ख्याल से फिर फटफट हम लोग सॉल्यूशन सारा कर सकते हैं। तो ये कंट्री वाला भी इजी है, बस चलो सब लोग साथ में रीड कर लो कि अ ग्रुप ऑफ 4 नेशन है, ठीक है। 4 नेशन सेलेक्ट करना है, 8 लोग हैं, मतलब 8 कंट्रीज है। इसमें दिया है कि एशिया की कुछ कंट्री है और अदर्स कुछ कंट्री है। सी एशिया में कौन कौन आ रहा है हमारा, इंडिया आ रहा है, चाइना, जापान, श्रीलंका, ओके। अदर्स में आ रहा है यूएस, यूके, जर्मनी एंड फ्रांस। किधर किधर किधर, फ्रांस एंड फ्रांस। अब हम लोग रूल्स लिखेंगे, जैसे कि मैं हर एक सिलेक्शन पजल में बोलता हूँ कि रूल्स लिख लो ताकि हम लोग डायरेक्ट उसको देखकर पॉइंट कर सके। सी आउट ऑफ 4 कंट्रीज एटलीस्ट 1 कंट्रीज ईच मस्ट बी फ्रॉम एशिया। सी हम लोग कैसे भी सिलेक्शन बनाएंगे 4 कंट्रीज का, तो याद रखना उसमें एशिया का 1 या +1 होना चाहिए, 1 और मोर होना चाहिए, ठीक है। ये पहली बात याद रखना। अब दूसरा रूल क्या कह रहा है हमें कि श्रीलंका इज चोजन, अगर श्रीलंका अगर आप लोग चूज करते हो तो 1 फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, अगर श्रीलंका लोगे तो आपको यूएस या यूके लेना ही पड़ेगा सेलेक्ट ना, एग्जैक्टली 1 फ्रॉम हैज टू बी चूजन। मतलब श्रीलंका लूंगा या तो मुझे यूएस या तो मुझे यूके लेके ही बनाना पड़ेगा, मतलब श्रीलंका यूएस या तो होगा या श्रीलंका यूके होगा, जो कि मैंडेटरी है। तीसरा रूल मेरा क्या कहता है कि इफ चाइना इज चोजन, अगर आप लोग चाइना को चूज करते हो तो एग्जैक्टली ओके ओके, ये श्रीलंका नहीं चाइना के लिए, सॉरी। तो मैं रूल नहीं, श्रीलंका इज चोजन वाला यहाँ लिखता हूँ मैं। अगर आप लोग श्रीलंका को लोगे तो फ्रांस और जर्मनी दोनों नहीं आएगी, फ्रांस भी नहीं और जर्मनी भी नहीं ले सकते हम लोग। चाइना अगर लूंगा तो चाइना यूएस हो सकता है या तो चाइना यूके हो सकता है, और अगर श्रीलंका लूंगा तो मैं फ्रांस और जर्मनी को चूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास कौन से अदर स्टेट्स के कॉम्बिनेशन बचेंगे, तो सिंपल है यूएस और यूके ही बचेंगे, क्योंकि मैं जर्मनी और फ्रांस नहीं ले सकता। तो ये कुछ पॉइंट आप लोग को लिख के समझ जाना चाहिए। इफ जापान इज चोजन, अगर आप लोग जापान लेते हो तो आप लोग इंडिया को चूज नहीं कर सकते, ठीक है। वाइज वर्सा इसमें होता है, अगर आप लोग जापान लोगे तो इंडिया नहीं ले सकते, अगर इंडिया लोगे तो जापान नहीं ले सकते। नाउ लेट्स कम फॉर द क्वेश्चंस। क्या है कि इफ इंडिया इज वन ऑफ द 2 कंट्रीज चूजन फ्रॉम एशिया, हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन एग्जिट, ठीक है। अब हो गया। अब इंडिया के साथ मुझे वन ऑफ द 2 कंट्रीज, यहाँ पर दिया है कि एशिया से मानते हैं कि हम लोग 4 ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में खुद दिया है कि एशिया से सिर्फ 2 ही लोग हैं, मतलब अदर स्टेट से 2 लिया गया है। तो अगर मैं इंडिया चूज करता हूँ तो सी, अगर मैं इंडिया ले लिया हूँ तो आप लोग को पता है मैं जापान नहीं ले सकता। रूल नंबर 4 देखो, तो मेरे पास सिर्फ पॉसिबल केसेस क्या है, मैं तो या तो इंडिया चाइना ले सकता हूँ, ठीक है, या तो इंडिया श्रीलंका ले सकता हूँ। आइए समझ जाओ, इंडिया चाइना या इंडिया श्रीलंका। अब अगर मैं ये दोनों ले लिया तो अब मैं अदर 2 स्टेट क्या ले सकता हूँ, अगर मेरे पास इंडिया चाइना है तो मैं यूएस एक ले सकता हूँ, ठीक है, और इंडिया चाइना है तो मैं एक बार यूके ले सकता हूँ। मानते हो कि नहीं कि चाइना के साथ एक बार यूएस भी ले सकता हूँ मैं और एक बार यूके ले सकता हूँ। अगर मैं एक बार यूएस ले लूंगा, ठीक है, तो इंडिया क्या कहते हैं, मेरे पास कॉम्बिनेशन क्या है कि मैं एक बार या तो यूएस फ्रांस ले लूँ, ठीक है, इंडिया यूएस फ्रांस ले लूँ, या तो एक बार जर्मनी ले लूँगा।
और इसमें यूके है, तो एक बार मैं फिर से इसमें एक बार फ्रांस ले सकता हूँ और एक बार जर्मनी ले सकता हूँ। मतलब सब में दो दो कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ये दो बना रहा है, ये दो बना रहा है, तो टोटल कितने बन रहे हैं, इसमें चार बन जाएंगे सिर्फ। ये एक बनाया इसके साथ, ठीक है, और ये एक बार जर्मनी को लेके बनाया, तो दो कॉम्बिनेशन इधर, एक इधर ये फ्रांस के साथ और ये दूसरा एक जर्मनी के साथ, दो कॉम्बिनेशन इधर। ये दो दो कितने कॉम्बिनेशन है, चार हो गए। पर बोलो मत कि हमारे पास एक कॉम्बिनेशन अभी इंडिया श्रीलंका का इधर है। तो अगर मैं इंडिया श्रीलंका को लिया तो मैं जर्मनी और फ्रांस को नहीं ले सकता, मतलब मुझे यूएस और यूके लेना पड़ेगा। तो इससे हमारा एक कॉम्बिनेशन बन जाता है और टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 5 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो आई होप ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ गया होगा। हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग रहे। बस मैं ये इसको ऊपर ले रहा हूँ ताकि हम लोग रूल देख सकें, ठीक है। लेट मी सीन कैमरा, हाँ रूल्स देख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन 2 की मैं बात करूँगा। चलिए नेक्स्ट चलते, ओके। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग देख सकते हो, सॉल्यूशन ऐसा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, ओके। तो देयर आर टू कंट्रीज, सी अब ये बहुत इजी है, मतलब क्योंकि इसमें रूल ज्यादा दे दिए हैं तो इसमें कॉम्बिनेशन बहुत कम ही बनने वाला है। तो इफ देयर आर टू कंट्रीज चूजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दो कंट्रीज अदर्स में से चूज किया गया है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ एशिया से नहीं ले सकते हम लोग। अगर मान लो मैं इंडिया चाइना लेता हूँ तो मैं ले सकता हूँ ना, क्योंकि मैं यूएस और यूके भी ले सकता हूँ। अगर मैं इंडिया श्रीलंका लूंगा तो मैं फ्रांस जर्मनी को कट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यूएस यूके ले सकता हूँ। अगर मैं चाइना और श्रीलंका को ले लिया, ठीक है, अगर मैं चाइना को ले लिया और श्रीलंका को ले लिया तो मैं फ्रांस और जर्मनी नहीं ले सकता हूँ। और मेरे पास अगर चाइना है तो मैं सिर्फ यूएस ले सकता हूँ या तो यूके ले सकता हूँ, दोनों एक साथ नहीं ले सकता, याद रखना। या तो सिर्फ यूएस ले सकता हूँ या तो यूके ले सकता हूँ। तो मैं मतलब ले एक ही सकता हूँ, मतलब दो मेरे पास एशियन कंट्रीज हो गए, एक अदर स्टेट हो गया, और मेरे पास फिर एक और कॉम्बिनेशन कोई बचेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं चाइना और श्रीलंका के साथ कोई और दूसरा ले ही नहीं सकता। तो चाइना और श्रीलंका एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद जापान और चाइना का भी आप लोग जानते हैं। अगर मैं जापान चाइना लिया तो चाइना के साथ या तो यूएस लूंगा या तो यूके लूंगा। और मेरे पास अगर जापान है तो मेरे पास फ्रांस या जर्मनी में से भी ऑप्शन है, मैं उसमें भी से भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन है, इसमें डायरेक्ट ऑप्शन देखो, जापान श्रीलंका यूएस यूके, ठीक है चलता है। इंडिया चाइना यू, ठीक है। इंडिया श्रीलंका जर्मनी यूनाइटेड किंगडम, सी श्रीलंका है तो जर्मनी कैसे आ सकता है, जस्ट टेल मी दिस। यहाँ पर ऑलरेडी रूल मैंने 3 वाला लिखा था कि 3 वाले में ही, ये 3 ये 2 और ये 1 और ये 4, कि श्रीलंका है तो फ्रांस जर्मनी नहीं हो सकता। तो अगर श्रीलंका है तो यहाँ पर जर्मनी क्या कर रही है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया टोटली। तो ये क्या हो जाएगा, सी एज हमारा आंसर हो जाएगा। इफ यूनाइटेड किंगडम इज द ओनली कंट्री चूजन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच कंट्री इज डेफिनेटली जो, सी उसने कहा है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सिर्फ उसने यूके लिया है। यहाँ पर ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, यूके से है मतलब 3 एशिया से है। अब मैं बताओ क्या लूंगा, मैं देखो चाइना नहीं लूंगा, ठीक है। चाइना भी ले लूंगा तो भी चाइना लूंगा क्योंकि यूके है ना, तो मुझे चाइना लेना ही पड़ेगा। यूएस यूके की बात कर रहे हैं ना, तो चाइना ही लेना पड़ेगा। मैं इंडिया ले, मैं यहाँ पर आंसर जैसे कि डी जापान दिया है, तो मैं जापान क्यों नहीं ले सकता। अगर मैं जापान ले लिया तो आप लोग को पता है कि हम लोग फिर इंडिया को सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से हम लोग सिर्फ दो ही सिलेक्शन कर पाएंगे, चाइना, एक चाइना हमारा और एक श्रीलंका। तो इंडिया जापान में से अगर मैं जापान को ड्रॉप करता हूँ तो मुझे इंडिया मिल जाएगा, क्योंकि अगर इंडिया लूंगा तभी जाके हमारे 3 एशियन स्टेट्स बन पाएंगे, जिससे ये 4 कंट्रीज वाला कॉम्बिनेशन क्लियर होगा, ठीक है। आई होप एवरीवन यू गॉट दिस। तो चलिए अब फटफट, मुझे नहीं लगता अब मुझे सिर्फ एक दो क्वेश्चंस रॉन्ग जो है उसके बारे में बात करना है, और हम लोग सारे क्वेश्चंस फटफट देखेंगे अच्छे से, कुछ भी वो नहीं रहेगा। तो आप लोग ध्यान से पूरा सेशन अब आराम से देखिए, ठीक है। हर एक पे आराम से जाएंगे और हर एक का अच्छे से देखेंगे। तो फिर इसके बाद कोई मुझे इसके बारे में कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन 34 के लिए ऑलरेडी ये कोडिंग वाला जो कॉलम का है, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैंने अपने मॉक 3 में डाला है। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग सॉल्यूशन एनालिसिस के सारे वीडियोस देखो, जितने भी 4 डाले मैंने, उसमें से 2 या 3 में मैंने डाला है कोडिंग वाला। तो 3 में मुझे श्योर लग रहा है कि उसमें मैंने किया था। तो उसमें मैंने आपको बहुत प्यार से बहुत प्रॉपरली ब्रेक करके दिखाया है। फिर भी अगर आप लोग को नहीं समझता है तो प्लीज़ इसके लिए मुझे कमेंट कर दो 2-3 लोग, मैं इसके ऊपर अलग से ही 2-3 मिनट की वीडियो बना दूंगा जो कि फटाक से है। इसका अगर चाहिए तो आप लोग भी देख सकते हो कि इसने कैसे किया, हर एक वर्ड लेटर को आप लोग को ब्रेक करके कैसे कोड बनाना है, फ्लो टैप टेप। सी मैंने इसलिए एग्जाम में भी कर लिया था, अगर आप लोग ये किए रहोगे ऑलरेडी तो भी आप लोग इसको भी ब्रेक कर लोगे। तो कैसे फ्लो टेप रोज लोटस सेल,
इसके बारे में और उनको सबको लिखा है उनके बारे में। फिर वो कॉमन कॉमन वर्ड यूज़ कर रहा है, जैसे के ए को के से ये दो कॉमन टर्म निकाल लिया। फिर टी एच से टी एस का कोड निकाल लिया। एस एम से एस एम का कोड निकाल लिया। मतलब बेसिकली आपको ये पूरा इतना लिखना है, ठीक है, ये जो ये वाला पार्ट है, और इसमें से सब मैच कराना है। जैसे ए का एस है इसमें, ठीक है, और एक इसमें है, ठीक है, किसी में नहीं है। मान लो ओ है, ओ है, तो ओ में इधर ये दोनों में क्या है, देखिए जैसे ये दोनों में ओ है, तो इसमें ओ में क्या कॉमन है, एम कॉमन है, तो ओ का कोड क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऐसे बेसिकली आप लोग को पूरा डिकोड करना है हर एक लेटर को, ठीक है। वंस यू डिकोड द लेटर, 1.5-2 मिनट लगेगा। उसके बाद 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है। फाइंड द कोड लेटर ऑफ एफ, आप लोग देख सकते हो एक बार, ठीक है। जी, तो स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोग ब्रेक नहीं किए हो, डिकोड नहीं किए हो तो, ठीक है। हर एक का इसमें दिया है कोड। तो लेट्स जंप टू क्वेश्चन डायरेक्टली। फिर उसके बाद ये फाइंड द कोड फॉर एल ई, ठीक है। नाउ लेट्स कम फॉर द क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट। सी, बहुत लोग मुझे क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट के लिए बोल रहे हैं, बट मैं आप लोग को बता दूं कि क्रिटिकल रीजनिंग पार्ट बनाने के लिए, समझाने के लिए बहुत अच्छा है, मैं कर सकता हूं। बट उस कंटेंट को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मैं एक अच्छा कंटेंट कहीं से निकालूं, उनको बहुत अच्छे से लिखूं, फिर उनका पीपीटी या पीडीएफ बनाकर उसको फिर एक्सप्लेन करूं विथ पेन पेपर लेके, जो कि थोड़ा रिसोर्स भी कम पड़ रहा है और कंटेंट बनाने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। तो इसलिए आई सजेस्ट कि एवरीवन, मैंने ऑलरेडी मेरे टॉप 5 मिस्टेक्स वाले अटल सीटी में मैंने बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है हर एक चीज़ का। तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो कैसे मैंने टॉपिक्स दिए हैं, कैसे मैंने अपने मॉक्स के एक्सपीरियंस शेयर किए। फिर उसके बाद मैंने बताया कि क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट आप लोग को कहाँ से कवर करना है। आप लोग जाओ, करियर विल का 3.5 घंटे का एक लेक्चर है, सर का नाम तो नहीं याद है, करियर विल क्रिटिकल रीजनिंग लिखोगे यूट्यूब पे तो आ जाएगा। उनका 3 घंटे का सेशन देखो, कुछ आइडिया आपको हो जाएगा, फिर कामली आपको सॉल्व करना है। सी, क्रिटिकल रीजनिंग में एक अच्छी बात यह है कि आपको ना बस एक माइंडसेट बिल्ड करना है। सी, ये मेरा मॉक 5 और इस टाइम आप लोग को पता होगा मेरा लाइव स्ट्रीम की वजह से मेरा फोकस उतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसमें मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत रॉन्ग हुए। अगर आप लोग पिछले मेरे मॉक्स चारों से कंपेयर करोगे तो उसमें मेरी 70-80 की एक्यूरेसी रहती थी, बट यहाँ पर मेरा 50-60 का एक्यूरेसी है, इवन 50 का ही है। तो ये कारण है। तो बस आप लोग को मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल रीजनिंग का वीडियो इसलिए देख लो क्योंकि आप लोग को ना एक बार वो माइंडसेट बन जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे लेने का। जैसे शुड ऑल द इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल टैक्स इन कम्युनिटीज। सी, तो कैसा हो रहा है, यस दिस विल कंट्री सिंप्लीफाई द टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स विल आल्सो रिड्यूस। सी, आप लोग को दिख रहा है कि वो क्या कह रहा है कि दिस विल कंसिडरली सिंप्लीफाई, इतना मतलब एक्सट्रीम नहीं है। और सच में अगर हम लोग सारे टैक्स को एक कर लेंगे तो ईजी हो जाएगा, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। यस द मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स विल बेनिफिटेड बाय विच विद बूस्ट टैक्स कलेक्शन, ठीक है, दोनों को फायदा होगा। और अब तीसरा वाला पॉइंट आप लोग पढ़ो। आप लोग को खुद मैंने बोला हूँ कि हमें हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक्सट्रीम स्टेटमेंट को नेग्लेक्ट करना है, उसको कट करना है। तो नो अदर कंट्री हैड अडॉप्टेड सच सिस्टम, ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या पता कोई ना कोई कंट्री ने अडॉप्ट किया होगा सिंगल टैक्स सिस्टम का, और मैं सच कहूँ तो ऐसे कंट्रीज है जिन्होंने सिंगल टैक्स सिस्टम अडॉप्ट भी किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कैसा साफ साफ दिख रहा है कि गलत है। अगर मैं तीसरा को गलत करता हूँ तो मेरे पास सिर्फ नॉन ऑफ दिस ही एक ऑप्शन है जो कि आप लोग मार्क कर सकते हो, ठीक है। Should be public sector undertaking be allowed to adopt a hire and fire policy? सी, इसमें से मैं अगर नेग्लेक्ट करने की बात करूँ ना आप लोगों को, तो आप लोग सेकंड वाला पढ़ो। नो दस विल अनजस्ट हैंडल टू मैनेजमेंट एंड दे यूज इट इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब जरूरी थोड़ी कि ये चीज़ किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें डिस्क्रिमिनेशन का कुछ केस नहीं उतना बन रहा है, ठीक है। हायर एंड फायर पॉलिसी एक अच्छे के लिए ही रहता है, तो मतलब आप लोग को थोड़ा पॉजिटिव साइड देख के ही उसका बनाना है। तो इसमें अगर आप लोग 2 को नेग्लेक्ट करते हो तो आपके पास ये 1 और 3 बचता है जो कि स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट बनेंगे यहाँ पर। तो वैसे मेरे ख्याल से और भी रिलेटेड आप लोग आराम आराम से करोगे तो, जैसे अगर मैं हर एक क्वेश्चन अभी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। जैसे शुड ऑल द स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग इन एनी डिसिप्लिन, तो मैं डायरेक्ट अगर आप लोग की बात करूँ तो मैं सिर्फ आप लोग को बताता हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट अब इसमें नहीं हो सकता। सी, अगर आप लोग यहाँ पर स्टेटमेंट 3 वाला अगर पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि ये मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, और ये मतलब थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा है। नो दे आर नॉट इनफ इंस्टीट्यूट, ऐसा थोड़ी है, इनफ इंस्टीट्यूट है और सबको मिल सकता है। तो ये वाला अगर आप देखोगे तो ये एक तीसरा पॉइंट नेग्लेक्ट करने के लिए। अगर आप 1-2 में देखोगे तो ये 1 वाला बोलो, यस द स्टूडेंट आर द बेस्ट जज, बेस्ट बोल दिया है, तो ये भी एक बहुत एक्सट्रीम पॉइंट बन जाता है, तो इसलिए इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आप लोग 2 मार्क कर सकते हो। Should literacy be the minimum criteria for the voter in India? No, voting is the constitutional right of every citizen. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम लोग को सबको पता है, ठीक है।
नो मियर लिटरेसी इज नो गारंटी ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। यस, ये बात सही है। मतलब जो लोग पढ़े लिखे नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी वो लोग वोट नहीं दे सकते। आप लोग देखोगे कि ये सब जनरल चीज़ है कि हम लोग वोट देते हैं, बिना पढ़े लिखे वाले लोग भी, इलिटरेट लोगों का भी वोटिंग कार्ड रहता है, क्योंकि हमारे में वोटिंग कार्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उसको किसी भी लिटरेसी की लेवल पे नहीं बनाया जाता है। वोटिंग कार्ड सबका बन सकता है। ठीक है, उस हिसाब से ऑल स्टेटमेंट आर स्ट्रॉन्ग था वहाँ पर। Full admission to all professional courses to be made the basis of past academic performance rather than through interest test। मैं सिर्फ नेग्लेक्ट वाली की बात करूंगा। यस मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट्स, यस इट विल बेनिफिशियल फॉर दोज कैंडिडेट हु आर अनेबल टू बियर द एक्सपेंस ऑफ द इंटरेस्ट। सी इसमें एक्सपेंस की कहीं बात किया है क्या? नहीं ना, तो आप लोग इसको नेग्लेक्ट कर लो। पहला पॉइंट, जो स्टेटमेंट में नहीं दिया रहे, जिस चीज़ के बारे में नहीं दिया है उसको आप लोग को खुद से एज्यूम नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में दिया है उसी के बेसिस पे हम लोग को कंक्लूजन या आर्ग्यूमेंट या जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है उसी हिसाब से लेना है। यस मेनी डिजर्विंग कैंडिडेट सेक्यूरिंग हाई मार्क्स इन देयर कॉलेज डू नॉट परफॉर्म वेल ऑन सच इंट्रेंस टेस्ट। ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या, नो द स्टैंडर्ड इज कनेक्टेड बाय डिफरेंट बोर्ड्स एंड यू आर नॉट कनेक्टेड एंड देयर इज अ नीड टू सी। आप लोग को पता है कि क्यों इंट्रेंस टेंस रहता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि हम लोग खुद देते ताकि हर एक यूनिवर्सिटी उस हिसाब से बच्चों को एडमिशन ले पाए। क्यों, JBIMS और वेलिंकर में क्या फ़र्क है, इस हिसाब से ही आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। तो ओनली 3 इज अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिक्लोर ऑल फैक्ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर पॉल्यूशन इन द सिटी इज बीइंग कॉज्ड ओनली, सी आप लोग को ये वर्ड देख रहे हैं, दिख रहे हैं, ओनली। ओनली दिखते ही इसको सीधा मैं कट कर दूंगा। मैं सेकेंड वाला अलग बार पढ़ूंगा या तो फिर सेकेंड मार्क कर दूंगा। पीपल मे बी, सी पॉसिबिलिटी की बात किया है। जब भी पॉसिबिलिटीज की बात करें ना 98% 99% आप लोग राइट मार्क करो। तो ओनली अजम्पशन टू इज इम्प्लिसिट। आई होप इट हेल्पिंग यू ऑल। तो गैम्बलिंग थ्रू लॉटरीज इज बैन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑल नेशन। सी द सिटीजन मे नॉट गैम्बल इन एनी अदर वे। सी ये आप लोग को नहीं लग रहा है एक्सट्रीम हो गया? अगर गवर्नमेंट लॉटरीज बंद कर देगी तो क्या लोग कोई और प्रकार से गैम्बल, मतलब जुआ नहीं खेल सकते? बहुत तरीके होते हैं गैम्बलिंग करने के और कितने सारे गलत गलत मतलब हैं, मतलब गैम्बल कर जुआ खेलते हैं लोग। आई डोंट नो, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा जरूरी नहीं कि लॉटरीज बैन होने से लोग नहीं खेलेंगे। तो ये साफ साफ दिखता है कि कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो मैं सीधा स्टेटमेंट 2 कैंसिल करूंगा। अब स्टेटमेंट बस देखो, दिस में सेव, मे बोला, ये नहीं बोला है ना दिस विल सेव ऑल इनोसेंट। इसने कहा है मे सेव इनोसेंट, मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट दे कैन सेव। तो इसलिए हम लोग अजम्पशन वाइज एज इम्प्लिसिट ले सकते हैं। तो इसका आंसर, इसलिए हम लोग आंसर 1 मार्क करेंगे। द गवर्नमेंट अनाउंस अ हैवी कंपनसेशन पैकेज फॉर ऑल द विक्टिम्स ऑफ द टेररिस्ट अटैक। सच इंसिडेंट्स ऑफ टेरर मे नॉट अकर इन नियर फ्यूचर। सी आप लोग ये देखो, मे नॉट अकर मतलब अगर हम लोग कंपनसेट कर देंगे लोगों को तो क्या वापस टेररिज्म अटैक नहीं होंगे? नहीं, ये तो एकदम गलत है। तो 1 वाला तो ऐसे कैंसिल हो गया। आप देखो, कंपनसेशन में मीडिएट, सी मैं भी वहाँ पर इतना माइंड नहीं हो पा रहा क्योंकि सी देखो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, मेरे मेरे जो स्टेटमेंट्स है, मेरी जो चीज़ें उसी हिसाब से। सी कंपनसेशन में मिटिगेट, उसने ये बोला कि सच में कर देगा। उसने पॉसिबिलिटीज़ की बात किया कि हाँ क्या पता कंपनसेशन करने से कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाए और उससे लोगों का अच्छा हो जाए। तो आप लोग अगर बात करोगे तो कंपनसेशन में मिटिगेट बोला, इसलिए ओनली एजम्पशन 2 इज ए इम्प्लिसिट हम लोग यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा आंसर है इसका। ठीक है, मेनी ऑर्गेनाइजेशन हैव स्विच्ड ओवर टू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, और इसमें क्या बोला है, कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज में बी वेल वर्स्ड। ये क्या बात हुई? अगर हम लोग बहुत बैकवर्ड क्लास में चले जाएं, ठीक है, मणिपुर या बहुत ऐसे जगहों पर जहाँ पर अभी भी कंप्यूटर लोग देखे तक नहीं है, मतलब यूज़ तक नहीं किया। अभी मैं सच कहूँ तो अगर हम लोग कुछ यूपी के भी बहुत अगर ऐसे जगह पर जाए जहाँ पर लोगों ने कंप्यूटर तक नहीं, मतलब नहीं दिया, तो उन लोगों को कंप्यूटर यूज़ नहीं किए तो लोग को माउस से क्लिक करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये पता चलता है इसने ऑल पार्ट्स की बात की है। तो एट द एंड मेरा बताने का यही मकसद है कि ठीक है, अगर आप लोग को इस बारे में पता है तो ठीक है, वरना आप लोग देखिए कि यहाँ पर कैसे वो एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात किया, ऑल पार्ट्स। तो इसलिए आप लोग फर्स्ट को कैंसिल कर दो। ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन हेल्प इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल। यस, ये सही बात है। ये नहीं कह रहा है कि सारे कैपेबल, ये कहता है कि ऑलरेडी जो लोग सेलेक्टेड है, पर एंट्रेंस एग्जाम्स ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन से क्या होता है, जो लोग आते हैं वो लोग थोड़ा कंप्यूटर से वेल वर्ज रहते हैं। तो अब जो हमारा ई गवर्नेंस हो रहा है उसके लिए भी हेल्प होगा। और यहाँ पर भी एक बहुत पॉजिटिव टेन वाली बातें की गई है और पॉसिबिलिटीज़ ही है, बहुत एक्सट्रीम जाके नहीं बोला गया है। इसलिए यहाँ इसमें हम लोग अजम्पशन 1 इम्प्लिसिट है बट 2 नहीं है। स्विचिंग ओवर टू ऑनलाइन मेक्स सेंस बट इन केस ऑफ अनशूर स्विचिंग ओवर में हैव प्रमोटेड बाय इकोनॉमिक फैक्टर यूजर। ओके, पता नहीं ऐसा क्यों दिया है,
बट मैं इसका तो ई मार्क करता, मतलब बी मार्क करता, क्योंकि ऑनलाइन मोड में हेल्प्स इन रिक्रूटिंग मोर कैपेबल पर्सनल। हाँ, ऐसा हो सकता है, बट ये है कि मे बी ये जी डी वी डी में नहीं सही रहे, मतलब जो बी एस एफ बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, तो डी भी एक अच्छा पॉसिबिलिटीज़ है, बट ये लोगों का तो आंसर ये है। तो आई डोंट नो, बट ये है कि क्रिटिकल रीजनिंग में भी आप लोग 100% एक्यूरेसी नहीं ला सकते हो। इवन तो द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इज इंक्रीजिंग एट फास्ट रेट, इंडिया विल कंटिन्यू टू इम्पोर्ट। ठीक है, क्या बोला है, द डिमांड फॉर शुगर में इंक्रीज सब्सटेंशियली इन फ्यूचर। इसके बारे में कहीं बात ही नहीं किया गया, साफ साफ आपको पता है, उसमें उसके ऊपर कुछ बात नहीं किया गया। इवन द इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्री मे नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ शुगर इन इंडिया। हाँ, ये है, इसलिए इसकी वजह से वो स्टेटमेंट दिया है। सी, जो एजम्पशन 1 है उसकी वजह से स्टेटमेंट 2 बना है। एक सेकेंड है, ओके। अब ना कोडिंग डिकोडिंग का गया, ये सीलिंग मिस्टेक्स थोड़े हो गए हैं, मतलब 8 थे 7 कर दिया हूँ मैं, ऐसे बहुत जगह हुए, 3-4 जगह हुए। तो मॉक टेस्ट पर मेरा लाइव स्ट्रीम का सच में बहुत बैड एक्सपीरियंस था, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू फोकस एट दैट मच लेवल, तो बहुत प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, आई होप आप लोग देख रहे होगे क्वेश्चंस, मैं टाइम भी लेके कर रहा हूँ, तो ठीक है। ये वाला कभी इन लोगों ने अच्छा सा आंसर दे के रखा है। ठीक है, इसका पजल का ये सॉल्यूशन है, और ये पूरा पजल है, ये पजल, ये क्वेश्चन और उसका ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये 55, ये 56, 57, और ये आ गया वापस। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग कर लो। आई होप कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस आप लोग को हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, ये इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 59, 60। कोर्स ऑफ एक्शन वाले बहुत रेयरली रॉन्ग होते हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसका प्रैक्टिस कर लो, और जो मैंने रेफरेंस बताया उसको फॉलो अप एक बार कर लोगे तो और आपका अच्छा हो जाएगा। 61, 62, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी राइट है क्या? ठीक है, ऑलमोस्ट सब राइट थे। 63, 64, 65, ठीक है। आई होप समझ रहा होगा आप लोग को। 63, 66, 67, बताया मैं आप लोग का कोल्ड वाला फॉलो होता है, मीन्स वाला रिवर्स लेना रहता है। ठीक है, 68, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है। हाँ, ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर 120 ही आएगा। इन लोगों ने 120 दे के भी आंसर 150 मार्क किया है, इसका आंसर 120 ही आएगा। क्योंकि अगर आप लोग इसका जो फॉर्मूला है, अगर जैसे मान लो लेट्स से, अगर आप लोग को इसका जानना है तो आप लोग को मैं बता दूं कि थीटा कैसे निकलता है। 60 आवर्स माइनस 11 मिनट अपॉन 2, आप लोग को पता होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर तो ईजी है कि सुई एक 12 पे एक 4 पे, तो हर एक में 30-30 का गैप होता है, तो 4 घंटा, इसलिए 30 चौक 12 ले लिया मैं। ठीक है, 120। पर अगर मान लो, अगर बोला ये 5 घंटे, मान लो 4:15 हो रहा है, तो कितना एंगल बनेगा? नहीं, कुछ 13 मिनट हो रहा है मान लो, तो अब एंगल क्या है, वो पॉइंट में आने वाला है 32.5 या 30, तो एग्जैक्ट नहीं आएगा ना, तो हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे इसमें अगर यही वाला ले लो, तो 60 इंटू हार्स कितना दिया है, 4 घंटे हो रहे हैं, मिनट कितना हो रहा है पता है आप लोग को? जब 4 बजते हैं तो मिनट कितना होते रहता है, 0 होते रहता है, डिवाइड बाय 2, तो ये 240 डिवाइड बाय 2 होगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। 69, 70, 71, 72, ठीक है, 73। सी, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आने में टाइम लगता है, मतलब वो शायद आगे वाला क्वेश्चन में कुछ पेजेस और फोटो है, उसकी वजह से वो स्लो हो जाता है, मैंने ये ध्यान दिया है। 74 एंड लास्ट 75। अब हम लोग आ जाते हैं क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ये पहले का आंसर आप लोग देख सकते हो, जैसे बी है, बी देख लो, बी से क्या बन रहा है, 14625 और 379। ठीक है, 77 में ए है आंसर। 78 में मेरा हमेशा एक का ही छूटता है, जैसे 18 करूंगा तो 19 आ जाएगा, अगर मैं 19 मार्क किया होता तो 18 आंसर आ जाता है, ये मैंने देखा बहुत रेयर है, तब बार बार ये हो रहा है। मैं अभी जैसे इसमें 18 सर्कल गिन लिया हूँ, तो ये लोग ने 19 मार्क कर लिया। अब ऐसे आगे मैंने कहीं 24 को गिना हूँ, मतलब 24 ट्रायंगल है, तो उन्होंने 25 कर दिया है। यही अगर मैं 18 की जगह 19 मार्क करता ना, तो इसका आंसर 20 हो जाता है, या तो इसका आंसर 18 हो जाता है, पर 19 नहीं होता। 79 का बी, 80 का डी,
81 का डी, 82 का डी। अगर आप लोग क्रैक एवरी टेस्ट का वो मॉक नंबर 10 दिया है एडवांस फुल मॉक का, तो शेयर योर स्कोर, देखते हैं कि किसका स्कोर हमारे मतलब चैनल से जुड़े हुए लोगों का कितना हाईएस्ट स्कोर जा रहा है। फिर आई विल शेयर माइन ऑल्सो इन कमेंट सेक्शन। तो एवरीवन कमेंट है। 83 डी है, ठीक है। पता है आप लोग मतलब सारे जो लाइन से वो जुड़ रहे हैं तो सिर्फ डी में ही फॉलो हो रहा है कि सबसे जुड़ रहे हैं। थक गया यार मैं इतने में। 84, हाँ 85 सी। यहाँ पर अभी आंसर क्या है, डी है 25, और मैंने मार्क किया है 24 किया। तब 24 क्यों, 25 आंसर है, वाह। यही कुछ कमी है बस। 86 बी, 87 का आंसर है ए, ठीक है। 88, 89, सेम टू सेम मैच कराना था ऐसा। 90 सी। अब इसमें देखो मैंने 28 मार्क किया और आंसर इसका 27 है। सच में हो गया यार, मैं तो मजाक कर रहा था। इसको मैंने 28 मार्क किया और इसका आंसर 27 आ गया। अगर मैं यही 27 मार्क करता ना, इसका आंसर 28 निकल जाता। इट्स रियली फनी है। 91 का ई, 92 का सी, 35 पेयर बन रहे आइडेंटिकल। 93 सी, 94 का ए, 95 का बी, 96 का ए, 97 का डी, ठीक है। 98 का डी, 99 का सी, 100 का ई। वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई है क्योंकि मैं तो सोच रहा था इसका भी बताने के लिए, बट ये भी इजी है और किसी ने DI के लिए इसके लिए बोला नहीं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है इसकी ज़रूरत है। पर अगर आप लोग देखोगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी, बस हम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चंस करते हुए। आप लोग बताओ, मैंने लास्ट अपने मॉक 3 या मॉक 4 में ही बताया था, डिस्काउंट का जब क्वेश्चन था मॉक 4 में बताया हूँ, मॉक 4 के सॉल्यूशन में। आप लोग बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट 100% का हो सकता है। मान लो अगर शर्ट की प्राइस 200 है तो मैक्सिमम डिस्काउंट अगर मैं 100% दे दूँ उसकी प्राइस 0 हो जाएगी, मतलब वो शर्ट फ्री में हो जाएगा। अगर मान लो शर्ट 200 रुपये की और मैं कहूँ मिनिमम डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मिनिमम सबसे ज़्यादा क्या होगा, मिनिमम मतलब कुछ डिस्काउंट नहीं, मतलब 200 का शर्ट पूरा 200 में ले लिया, तो मिनिमम डिस्काउंट क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें कुछ भी दिया हो कि 1 2 3 एक राउंड, अगर आप लोग एक चीज़ है उस पर अगर आप लोग हिट करते हो तो आप लोग जितने बार जीतोगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप लोग एक हिट करते हो 2%, 2 हिट करते हो 4%, 3 करते हो 6%, ऐसे मिलता है। लेकिन अगर आप मान लो 18 राउंड लगातार हिट किए, लेकिन 19वां अगर आपने रॉन्ग कर दिया, अगर आप वहाँ हार गए, तो आपका सारा डिस्काउंट कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्काउंट आफ्टर 20 राउंड्स, ठीक है। हु हैज मिनिमम 18 राउंड्स ओन। अगर मान लो ये 18 राउंड मिनिमम जीता ही है, तो क्या पता 19वां या 20वां हार गया हो, और अगर ये 19वां 20वां अगर हार जाएगा तो इसको पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका डिस्काउंट कितना जाने वाला है, 0% जाने वाला है, क्योंकि वो पूरा हार गया, एक भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक भी हार जाते हो तो आपके पीछे के सारे डिस्काउंट कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ राउंड टू मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, सी। आप लोग यहाँ देखो 3 से 6 हो रहा है, 4 से 8 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा, तो 50 से कितना होगा, 100%। तो मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे होगा, अगर आप लोग 50 राउंड हिट करोगे तो 100% डिस्काउंट पूरा मिल जाएगा। व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, जो कि 100% होता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। इवन क्वेश्चंस नहीं देख, इसमें इवन पैसेज या कुछ कैलकुलेट सॉल्व ही नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चंस को हिट करते, एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक अप्रोच और बेसिक आपका अगर क्लियर है तो आप लोग ऑल ईजिली इसको कर सकते थे क्वेश्चंस को। नाउ विक DI आ जाता है, ठीक है। इसका साइज बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा, हो जा, नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, प्रोटीन बटर वाला दिया था, इजी था ये, उतना हार्ड नहीं था।
जैसे कि ये मेरा मुझे लगता है कुछ कमी है, अगर मैं 3 मार्क करूँगा तो 4 होगा, ठीक है। अगर 4 करता तो इसका आंसर 3 हो जाता, बट मजाक से हट के सच कहूँ तो आंसर इसका 4 है, क्योंकि जो मैक्सिमम प्रोटीन परसेंटेज है वो ये सब में ज़्यादा है और इसमें फैट कम था, फैट मोर है और प्रोटीन कम था, ठीक है। इसका कैसे निकालना है यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है जो भी 1 ग्राम का ये भी दे दिया है, ठीक है, ये भी दे दिया है। और आप लोग को बस निकालना था कि जैसे मान लो कि टेस्ट वाज परफॉर्म चेक 1 ग्राम फॉलोइंग। आप लोग को पता है ना परसेंटेज कैसे निकाल, तो मतलब मान लो अगर मैं बटर पकड़ लिया, बटर अगर 2 ग्राम है मतलब 2000 मिलीग्राम है, तो 2000 में से ये टोटल कितना है, तो उससे उसका क्या हो जाएगा, बटर की क्वांटिटी का चेक हो जाएगा कि 2000 है। प्रोटीन की बात करते हैं, अगर ये 10 मिलीग्राम है तो 10 में 2000 का कितना होता है, 10 में 2000 का कितना होगा, 2 3 इधर कर 0.5% की इसकी प्रोटीन कंटेंट है, ठीक है। मतलब इसमें 0.5 प्रोटीन कंटेंट है, इसमें 1000 बोला है ना, तो 0.5 इंटू 10 कर दो, 100 कर दो, तो इसमें 50% प्रोटीन फैट है, तो मतलब बटर में फैट ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखो बटर में फैट ज़्यादा है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लोगे, एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर और एक स्क्रीनशॉट इसका लेना है और फिर क्वेश्चंस पे डायरेक्ट अटैक करना है, ठीक है। ये वाला नेक्स्ट, फिर ये नेक्स्ट, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डी आई, 3 बार ग्राफ वाला डी आई आ गया, मैंने तो इसको स्किप कर दिया था, बहुत बल्कि वैसे अगर चाहिए तो आप लोग एक इधर ले लो स्क्रीनशॉट। ये 1200 वाला करोड़ देख लो, ये 2 दिया है का, और फिर ये बार, ठीक है, 4 ग्राफ दिया है। क्वेश्चंस इसके देख लो। ओके ओके, न्यू डी आई आ गया ना। सी 3 सब्जेक्ट दिया, 5 लोग हैं, सबका सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इसमें सिली मिस्टेक है, 46.66 आएगा, तो इसका आंसर हम लोग 50 मार्क कर सकते थे, बट मैंने 43 किया। वैसे मैं भी गलत नहीं हूँ देखा जाए, बट क्या बोलूँ, 3 इधर ज़्यादा है, अच्छा 46 मतलब 47 होता है, तो 47 से 3 हो रहा है और वहाँ से 4 हो रहा है, तो 50 ज़्यादा नियरेस्ट रहेगा, ठीक है। ए का ओवरऑल परसेंटेज 50 हो जाएगा। फिर इसका ये गलत है, 8 13 इसका आंसर है, जो कि मैंने भी किया है, 8 13 ही आंसर है, लेकिन इसमें आंसर 6 13 दिया है, बट आंसर इसका 8 13 ही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो किसका कितना स्कोर है, आप लोग चाहिए तो ए बी सी डी लिख लो, सबका टोटल स्कोर लिख लो, इंग्लिश हिंदी मराठी लेके, तो आपका एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, फिर फट फट क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और अगर एग्जाम आए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना, सीज ओवरऑल परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये तीनों को काउंट करो, फिर डिवाइड बाय करके जैसे करते नॉर्मली, और फिर उसका 100 निकाल दो, तो आ जाएगा आपको, ठीक है। ये एक और दिया था, इजी था ये दिया है, ये पाई चार्ट दिया है, ये टेबल बनाया गया था, ये सेल्यूलर फ़ोन के रेशियो, तो मतलब नोकिया और सैमसंग निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर दिया है 11,200 दिया है। हर एक स्टोर का डाल दो, टेबल बना दो एक अच्छा सा, फिर सबका नोकिया सैमसंग लेके ऐसा डिवाइड कर दो। ओके ओके ओके, आंसर भी दिया है, तो ये कंप्लीट एक टेबल देख लो, ये टेबल अगर आपके पास है तो आप लोग पूरा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। वन 121 एज का क्वेश्चन है, ठीक है। 122, 123 प्रोबेबिलिटी, 124 नंबर सिस्टम, 125 THD, 126 पेंडुलम का क्वेश्चन है, ठीक है। 127 एजेस के ऊपर क्वेश्चन है क्या, हाँ। 128 का ई है, 129, 130, 131, 132, 130, अच्छा एक सेकेंड है, इसका आप लोग देख लो, इजी है, पैटर्न अगर किसी को देखना रहेगा। 133, 135 PNC, 135 हो गया ये, ठीक है। 136, 137,
138, 139, 140, 41। हाँ ये देख लो पार्टनरशिप का ही जरा। आई होप आप लोग इसको एग्जाम में स्किप कर दोगे इन सेकेंड्स में। सी ये इन्वेस्ट वाला देख के स्किप कर देना। 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। आरसी का आप लोग फटफट स्क्रीनशॉट लोगे, ये शायद होगा क्या पूरा, ये एक पूरा है पूरा आरसी, एक स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके एक बार रीड कर लो, पूरा माइंड में ले लो। चीज़ क्या दिया है मैं डायरेक्ट एक बार बता देता हूँ। जैसे कुछ साइंटिस्ट है वो लोगों ने हार्ट डिजीज़ के बारे में किया कि कैसे एक एलडीएल करके कुछ होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसकी वजह से हार्ट डिसीज़ बढ़ते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारा बहुत बढ़ता है और कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट डिसीज़ होता है। फिर कोई एक रिसर्च थी जापान की, उसको कहते हैं कि योशियो वाटानाबे कोबे यूनिवर्सिटी, वहाँ पर वो लोगों ने एक रैबिट पे देखा तो रैबिट का ह्यूमन जैसा सेम एलडीएल होता है। मतलब वहाँ पर कुछ ऐसे एलडीएल थे जिनका सेम ह्यूमन जैसा था, बट वहाँ पर कुछ ऐसे एलडीएल रैबिट थे जिनका वीएलडीएल ज़्यादा था और उसकी वजह से मतलब फिर उसकी वजह से उनके में एलडीएल नहीं होता था तो वो लोग रुकते थे, वो एलडीएल प्रोसेस होता था और वो एलडीएल बढ़ाता था, डिग्रेड करता था, उसी के बारे में सब रिलेटेड दिया है। वी विल कम टू दैट क्वेश्चन। आई होप आप लोग ने पैसेज भी पढ़ लिया होगा, मैंने ओवरऑल बता दिया आप लोग को क्या था। क्वेश्चन, 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 ये क्वेश्चन हो गया, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। ओके, फैक्ट जजमेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, मेरे पास टाइम तो बताना चाहता हूँ। सी मैं आपको इसको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ कि इसमें कुछ बेसिक्स क्या होते हैं। सी पहला, सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना है कि अगर कहीं पर नंबर की बात करेगा तो हमेशा वो फैक्ट होता है, याद रखना। ठीक है, जैसे इसमें बी फैक्ट होगा तो यहाँ पर अगर आप लोग बी देखोगे तो फैक्ट होगा। मैं बस इतना बता देता हूँ एक ईजी। और इन्फ्लुएंस मतलब मोस्टली क्या होता है, जो हम लोग किसी चीज़ को कंक्लूजन लेके करते हैं या कोई किसी के बारे में बताता है, जैसे कि एवरी रेड टेप प्रोसीजर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद ऑफिशियल्स एंड सच कॉन्टेक्ट। ये क्या कह रहा है कि ये सब होता है तो कुछ सोच कर ये इन्फ्लुएंस दे रहा होगा ना, तो ये इसके ऊपर इन्फ्लुएंस हो गया। पहला वाला पढ़ा, वी शुड नॉट बी हेल्पलेसली एडिक्टेड टू एरनेस बिलीफ। ये एक जजमेंट है कि हम लोग का ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ये कुछ जजमेंट की बात कर रहा है। सो पढ़ने से इसको मोस्टली करो। ठीक है, मैं ये फैक्ट्स वाले को प्रूव करता हूँ। जैसे देखो इसमें सी फैक्ट होगा क्योंकि इसमें नंबर्स के साथ दिया है, तो नंबर्स हमेशा मोस्टली फैक्ट होते हैं, तो जैसे सी आंसर है तो सी इसमें फैक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला, ये क्यों नहीं फैक्ट होगा, तो बी वाला क्या है, फैक्ट है, आंसर ये है, तो देखो बी फैक्ट में है। इसमें देखो द इकोनॉमिक्स, डी डी वाला फैक्ट होना चाहिए, तो अगर बी देखोगे तो एफ वाला फैक्ट में लास्ट में, बी आंसर है, बी फैक्ट बता रहा है लास्ट का ऑप्शन। ठीक है, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो इसमें कोई भी नंबर्स का कुछ भी नहीं दिया, इसलिए इसके सारे आंसर क्या होंगे, जजमेंट होंगे। इसमें देखोगे ना तो आपको कोई कंक्लूजन मिलता हुआ दिखेगा, बस इसमें बात पे बात बनाया गया है। ठीक है, ये एक है, दो स्क्रीनशॉट लेना है, एक स्क्रीनशॉट यहाँ या तो पॉज करके रीडिंग चालू कर दो। ठीक है, दूसरा रीडिंग यहाँ से चालू कर दो। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन नंबर देख लूँ 163। ठीक है, 163 का क्वेश्चन देख लो, ये ओवर सॉल्यूशन इतना बड़ा पता नहीं क्या। ठीक है, 164, 165, 166। ठीक है, नया पैसेज आया है, ये एक पूरा एक, पॉज करो, ये पूरा एक पैसेज है, इसको रीड कर लो। ठीक है, ब्लैक ब्लैक वर्ड्स देख लेना बोल्ड वाले, स्क्रीनशॉट चाहिए तो वो भी ले लो, फिर उसके बाद वी विल कम टू क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 167, 168, 169, 70, 171, 172, 173, 174, 175, 176, ये आ गया हमारा एरर की क्वेश्चन। 177, 178। अगर मैं कोई कंटिन्यूस करूँ तो आप लोग उसको 0.7 कर सकते हो स्पीड मेरे यूट्यूब की वीडियो की, तो आप लोग पॉज भी करने में आप लोग आराम से कर सकते हो। 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, ठीक है, 187। कोर्स ऑफ एक्शन घुसेड़ा हुआ है, मतलब देखो कोर्स एक्शन अभी भी मेरा राइट ही गया, एक भी गलत नहीं हुआ है। 189, ओह क्यों बोला यार, मैं नहीं बोलता तो पक्का ये भी राइट निकल जाता। ठीक है, एक करते लेक जनसाकर वी सप्लाई वाटर टू, ठीक है, हाँ ये तो सही कि वाटर सप्लाई शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड एंड पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू सी। सेकंड वाला बहुत पॉजिटिव है, तो ओनली कोर्स ऑफ एक्शन टू फॉलोस। डी क्यों किया यार, टू हो सकता था, मैंने शायद ये लास्ट लाइन नहीं पढ़ा होगा, मोटिवेटेड देके सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड पे ध्यान दिया रहूँगा। 191, 192 राइट था वो भी, 193, 194 ऑड वन आउट वाला था, 195 कुछ बड़ा है क्या, कुछ नहीं था, 195, 196, 197, 198, 199, 200। सो इसी के साथ पूरा होता है। लास्ट में अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हो, कुछ अनाउंसमेंट है वो देख लो। सी हमारा जैसे कि टेलीग्राम पे चैनल है ऑल एग्जाम मॉक्स ग्रुप करके, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज्वाइन कर लो। और आप लोग ना मैंने वहाँ पर पोल डाला है, उस पर वोट कर दो कि आप लोग कौन से सेक्शन कौन से स्लॉट में बैठ रहे हो और एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप लोग मुझे मेरा अपना एक्सपीरियंस या तो चैट कर सकते हो या मुझे कॉल पर बोल सकते हो, तो मैं उससे एक बार नोट डाउन कर लूँगा सारे आपके पॉइंट्स, और फिर मैं एक यूट्यूब पे एक अच्छा सा सेशन बना दूंगा, ताकि आने वाले स्लॉट्स वाले लोगों को हेल्प हो जाएगी, क्या इंटरफेस था, क्या क्वेश्चन थे, कौन से पजल देखने मिला, क्या कुछ नया था, क्या कुछ नहीं था, मतलब एवरीथिंग वी विल कवर द फुल एनालिसिस ऑफ स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, जितने भी स्लॉट हैं सारे कवर करेंगे। और ये स्लॉट कवर का एक्सपीरियंस अच्छा तब हो सकता है जब आप लोग खुद इनिशिएटिव लो। जैसे मान लो अगर आप लोग स्लॉट 4 में हो, तो आप लोग चाहोगे कि स्लॉट 1 वाले अच्छे से बताएं और वो लोग रिव्यू दे, ताकि आप लोगों को अच्छा सा एनालिसिस पार्ट मिल सके। तो वैसे स्लॉट 1 वाले भी चाहेंगे कि उन लोगों को आगे के भी स्लॉट्स के बारे में पता है, ताकि वो डिफिकल्टी लेवल को समझ सके, क्योंकि एट द एंड जो भी होने वाला है वो कोई कट ऑफ या कुछ ऐसा हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। बस ये है कि एक डिफिकल्टी लेवल, एक क्वेश्चन पैटर्न, एक एग्जाम का पैटर्न समझ सकते हैं विद द एनालिसिस। तो आई वी विल मीट सून, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स।